हर बीते हुए रमज़ान से अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया में रमज़ान के समय में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है वो बढ़ जाती हैं। तो शायद ममता बनर्जी को ये नहीं मालूम है कि रमज़ान और जिहाद का आपस में क्या रिश्ता है। सर एक और बात बताइए, अगर ऐसी घटनाएं सामने आएंगी, फिर चाहे वो मतलब रामनवमी के टाइम पर हो या फिर दुर्गा पंडाल की टाइम पर हो या फिर किसी भी हिंदू त्यौहार के टाइम पे आए, तो हम गंगा जमुनी तहजीब पे सवाल क्यों ना उठाएं? हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई पे सवाल क्यों ना उठाएं? कि मुस्लिम समाज ये चाहती है शुरू से ही कि ये पोलराइजेशन ढीला नहीं हो, कभी ये पोलराइजेशन बढ़ता जाए जी। ये जितने दंगे आप ये पत्थरबाजी देख रहे हैं ना, ये सब पोलराइजेशन के तहत है। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। रामनवमी 30 मार्च को थी, हनुमान जयंती 6 अप्रैल को है, लेकिन हिंसा क्यों हो रही है ये समझ में नहीं आ रहा है। एक समुदाय को रामनवमी से, हनुमान जयंती से क्या परेशानी हो सकती है वो समझ में नहीं आता है। सब सारे सवालों का जवाब पाने के लिए आज मैं आई हूँ RSN सर के पास और मैं इनसे बातचीत करूँगी कि सर बिहार हो या फिर बंगाल हो या फिर देश के किसी और प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे हिंसा क्यों हमें दिखाई देती है, चाहे वो रामनवमी हो चाहे हनुमान जयंती हो। इस समय क्यों अलर्ट कर दिया जाता है कि प्रदेश के अंदर कुछ ऐसे एक सेंसिटिव हिस्से हैं जहाँ पे हिंदू गुट जो है वो ना जाए और वो कहीं ना कहीं परहेज करे। और हमें यहाँ तक सुनने को मिलता है एक प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से कि चूंकि हमारे प्रदेश में माइनॉरिटी है तो हम लोगों को उनकी रक्षा करना है, उन्हें उस रक्षा देना है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम मुसलमानों को जो है वो प्रोटेक्शन दें। इन सब बातों पे आज हम खुल करके बातचीत करेंगे RSN सर के साथ और कहीं ना कहीं समझने का मैं प्रयास करूंगी कि ये क्रिटिकल सिचुएशन क्यों बनाया जाता है। हिंदुओं का जब त्यौहार आता है तब ये सवाल क्यों आकर के खड़े होते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहला सर सवाल यही पूछूंगी, रामनवमी 30 तारीख को, हनुमान जयंती 6 अप्रैल को, ये सब छुटपुट घटनाएं क्यों समझ में आती हैं? नहीं, ये घटनाएं छुटपुट तो नहीं है। अगर आप इसका विस्तार देखें तो आप देख रहे हैं वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, बिहार में, उसके बाद पश्चिम की ओर छोर पे चले जाइए तो गुजरात में, फिर साउथ में चले जाइए तो कर्नाटका में। इसके कुछ दिन पहले नववर्ष के हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में एक यात्रा निकली थी राजस्थान में, वहाँ पर इसी तरह का पथराव देखा गया और वो तरीके वही हैं, बिल्कुल पैटर्न जो है वो बिल्कुल एक सा है। तो ये कहना कि ये विविधताओं से ये भरा देश है, पता नहीं ये इसमें तो कोई विविधता मुझे दिख नहीं रही है। ऐसी जिहादी एकता पाकिस्तान में भी देखने को नहीं मिलती है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ मैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक तरह की हिंसा कभी पूरे पाकिस्तान में हुई है, चाहे वो बलूचिस्तान हो या सिंध हो। तो ये जिहादियों की ये एकता जो कि हर बैरियर को ट्रांसेंड करती है। अगर आप ये कहते हैं कि विविधता है तो ये देख के तो मुझे नहीं लगता है कि इस देश में कोई विविधता है। और ऐसी अनूठी जिहादी एकता हमारे सब कॉन्टिनेंट में दुर्लभ है। दुर्लभ नहीं, हमारे यहाँ देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ हमारे अंदर पाकिस्तान भी है, हमारे यहाँ बांग्लादेश भी है अंदर में। जी सर एक और बात बताइए, अगर ऐसी घटनाएं सामने आएंगी, ठीक है, फिर चाहे वो मतलब रामनवमी के टाइम पर हो या फिर दुर्गा पंडाल की टाइम पर हो या फिर किसी भी हिंदू त्यौहार के टाइम पे आए, तो हम गंगा जमुनी तहजीब पे सवाल क्यों ना उठाएं? हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई पे सवाल क्यों ना उठाएं? नहीं, सबसे पहली बात तो है कि जो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि रमज़ान बड़ा शांति का संदेश लेके आता है और ये बड़ा पाक, बड़ा पवित्र ये पीरियड है इस्लाम, ये मुसलमानों के लिए, इसमें कोई हिंसा नहीं होती है। तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो मुख्यमंत्री 2.5 करोड़ मुसलमानों का जो नेतृत्व कर रही हैं
वो अगर उनको इतिहास नहीं मालूम है रमज़ान और हिंसा, रमज़ान और जिहाद के बीच में, तो वो मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं जानती हैं और मुसलमानों को गलत तरीके से वो पेश करके शायद उनसे इससे मुसलमान भी इससे बहुत नाखुश होंगे। आपको मैं बता दूं कि रमज़ान के महीने में जिहाद का एक विशेष स्थान है। अच्छा, विशेष स्थान है। इसमें इस्लामिक स्क्रिप्चर्स, उनके जो मजहबी ग्रंथ हैं, वो कहते हैं कि इस रमज़ान के पीरियड में, रमज़ान के दौरान अगर आप कोई जिहाद करते हैं तो उसका आपको अल्लाह ताला विशेष लाभ देता है। उदाहरण के तौर पे जो बैटल ऑफ बदर हुआ था 624 में, जिसमें मोहम्मद की 300 की सेना ने, वो कोरिश ट्राइब की 1000 से ऊपर सेना, कहते हैं ऐसा कि उसको उन्होंने हरा दिया था। वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो मुस्लिम हिस्ट्री का, वो रमज़ान में हुआ था। आप देख लीजिए, ये पूरा जो आपका मोपला रेबिलियन जो हुआ था वो भी मेरे ख्याल से रमज़ान पीरियड में हुआ था। डायरेक्ट एक्शन डे 1946 में, जहाँ पे लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था, कोई ये 16 अगस्त को इसकी घोषणा की गई थी, वो भी 17वें दिन रमज़ान के 17वें दिन हुआ था। और आज भी जो हो रहा है वो 17वें दिन रमज़ान में है। और उसके पहले मैंने एक पूरी इस पर एक मैंने रिसर्च की थी कि हर बीते हुए रमज़ान से अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया में रमज़ान के समय में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है वो बढ़ जाती हैं। तो शायद ममता बनर्जी को ये नहीं मालूम है कि रमज़ान और जिहाद का आपस में क्या रिश्ता है। ये अभी ये जिहाद का एक ये बड़ा, मैंने कहा है, बड़ा लाभदायक है। दूसरा, ये जो आप कहेंगे ये पैटर्न पत्थरबाजी का, आपने दिल्ली राइट्स में भी देखा, आप इतिहास ये कर लो, ये पत्थरबाजी से ही होते, क्योंकि पत्थरबाजी हमने तो वहाँ देखा था कश्मीर में। हर मुस्लिम लड़के, छोटे से लड़के के ऊपर में टोपी और हाथ में पत्थर। पूरे कैलेंडर, हुर्रियत पूरी कैलेंडर निकालती थी, संगबाजी उसको बोलते थे जी। पूरा एक वीडियो वहाँ से पाकिस्तान से सर्कुलेट करता था कि संगबाजी का क्या स्थान है, कितना महत्व है इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में। तो पत्थरबाजी का इस्लाम में एक बहुत बड़ा एक अहमियत है। और जो ममता बनर्जी जी को मालूम होना चाहिए कि इसको बहुत पवित्र माना गया है, पत्थरबाजी को, ठीक है ना, ये है। दूसरी बात कि आपने सवाल पूछा कि इस समय में और हर चीज़ पे ये सवाल आपको कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है, लाभ किसको पहुंच रहा है। उद्देश्य ये है कि मुस्लिम समाज ये चाहती है शुरू से ही कि ये पोलराइजेशन ढीला नहीं हो कभी, ये पोलराइजेशन बढ़ता जाए जी। क्योंकि पोलराइजेशन अगर नहीं होगा तो गज़वाए हिंद भी नहीं होगा। इस पर सर मैं आना चाहती हूँ, जो आपने पोलराइजेशन की बात की है, गज़वाए हिंद की बात की है, ध्रुवीकरण की बात की है, तो हम बिहार में कुछ ऐसा होता हुआ देख रहे हैं। अभी इफ्तार पार्टी वाली जो राजनीति थी, कहीं ना कहीं हम देख रहे थे ख़त्म होती जा रही थी। महबूबा मुफ्ती भी शिव जी के मंदिर जाकर के उनको जलाभिषेक करते हुए हम लोगों ने देखा था, अभी कुछ दिनों पहले की बात है। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एक तरफ बिहार का एक हिस्सा जल रहा है, बम वहाँ पे फेंके जा रहे हैं, हिंदुओं के रामनवमी में जो है पूरी तरीके से बर्बादी की जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये पटना में बैठ करके पीछे आपका लाल किला का पोस्टर लगा हुआ है और ये इफ्तार पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। पोलराइजेशन की आपने बात कही, तो मैं नीतीश कुमार की ये बात कर रही हूँ, कितना घातक मानते हैं राजनीतिक दलों? नहीं, नीतीश कुमार शायद बहुत लोगों को मालूम है ये बात, और लेकिन फिर भी इसको मैं इस पे थोड़ा जोर देना चाहता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान बनाने में किसका सबसे बड़ा हाथ था? बिहार और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का। उन्होंने पाकिस्तान बनाया था, गए भी नहीं, रह गए, यहीं पे रह गए वो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बहुत रोल था। बिहार शुरू से रेडिकलाइज्ड हो चुका है, रहा है। 1831 में जब ये सैयद अहमद बरेलवी ने जब बालाकोट में
जब वहाबियों का गढ़ बनाया और महाराजा रंजीत सिंह के सामने जिहाद छेड़ा तो ये पटना से एक पूरी पार्टी गई थी वहाँ पे। तो उस समय से ये लोग रेडिकलाइज्ड है। तो अगर आप ओवैसी तो वो बेवकूफ़ थोड़ी है ओवैसी कि वहाँ चुनाव लड़ने गया है। आप बेगूसराय से ईस्टवर्ड चलते जाएं और धीरे धीरे आपको देखिएगा कि आपको पूरा इस्लामीकरण जो है वो आपको साफ दिखेगा, ठीक है ना। तो अब इससे अगर आप नीतीश कुमार की मुझसे बात करते हैं, कोई उनसे ये सवाल पूछे कि जब ये मुख्यमंत्री थे तो ये पाकिस्तान क्यों गए थे? पाकिस्तान तो उससे तो बॉर्डर है नहीं बिहार का, यही लोग क्यों जाते थे पाकिस्तान? वहाँ के मुसलमानों को एक मैसेज देने के लिए। पाकिस्तान के दौरे से बिहार के मुसलमान खुश होते हैं। अच्छा, ठीक है, ये बात कितनी सच है सर? क्या ये बिहार पाकिस्तान के तो नहीं, आप बताओ कि कोई 800 किलोमीटर बॉर्डर है, कितने 300-400 किलोमीटर बॉर्डर है नेपाल के साथ हमारा, बिहार का। पाकिस्तान के साथ कोई बॉर्डर नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं। तो पाकिस्तान क्यों गए? बांग्लादेश कभी क्यों नहीं गए? नेपाल क्यों नहीं गए? इस बात को कभी सोचा है आपने? किसको खुश करना चाहिए? अच्छा, क्या पाकिस्तान में क्या सेक्युलरिज्म सीखने गए थे? ये कहते ना कि टोपी भी पहले टिक्का भी लगा, तो टिक्का लगाने और टोपी लगाने गए थे ये? किसको खुश करने गए थे ये? या पाकिस्तान से वो विशेष राज्य का वो दर्जा लेने गए थे जो बिहार के लिए मांगते हैं? हाँ, पाकिस्तान से क्या विशेष राज्य का वो दर्जा लेने गए थे? किस लिए गए थे? और इनके पहले वाले भी जो मुख्यमंत्री थे वो भी गए थे। ये बिहार के मुख्यमंत्री उधर के दौरा क्यों मतलब अपनाते हैं? क्योंकि उनको वो देखिए, छोड़ दीजिए, आप समझ सकते हैं। आपको मेरी पृष्ठभूमि मालूम है ना? हाँ जी सर। कि मैंने कहाँ कहाँ काम किया है, तो बस बात यहीं पे रहने दीजिए, ठीक है ना। इस बात को आप समझ जाइए कि ये पोलराइजेशन ये क्यों चाहते हैं। और क्या यहाँ पे आपके हरियाणा में नहीं हुआ था ये, जब घर वापसी हो रहा था उस समय भी ऐसे ही दंगे हो गए थे, जब इनको लगा कि कुछ ये कौन सा इलाका है यार, मेवात में 1930s की बात कर रहा हूँ, कि जब इनको लगा कि कुछ लोग फिर से हिंदू अपने पूर्वजों से आकर्षित हो रहे हैं, तो वहाँ पर इन्होंने राइट्स करवाई थी। तो ये पोलराइजेशन जो है, ये जितने दंगे आप ये पत्थरबाजी देख रहे हैं ना, ये सब पोलराइजेशन के तहत है। और उस पोलराइजेशन का फायदा कोई एक नेता जरूर उठाता है। और सर, ये कितना खतरनाक हो सकता है आगे आने वाले भविष्य में कि अगर कोई नेता पोलराइजेशन का, ध्रुवीकरण का फायदा उठाता है, तो कितना खतरनाक समाज के लिए हो सकता है? नहीं, देखिए, अगर मुझसे अभी इस समय के इस मोड़ पे अगर आप मुझसे पूछे कि पोलराइजेशन के बारे में, तो मेरा अपना मानना है कि पोलराइजेशन हो जाना चाहिए, क्योंकि कम से कम ये तो पता चले कि किसकी मानसिकता क्या है। तो सर, इससे तो सिविल वॉर होने की पूरी वो है, कोई हिंदू मुस्लिम दंगे। नहीं, हर चीज दंगा नहीं होता है ना। पोलराइजेशन का मतलब मैं क्या कहता हूँ कि ये जो बीच में लेफ्टिस्ट लोग जो ये कर रहे थे, लिबरल्स जो ये कर रहे थे, ममता बनर्जी के लोग जैसे लोग कर रहे थे कि रमज़ान, अब कम से कम आप मुझसे पूछे रमज़ान के बारे में, मैंने आपको दे दिया फैक्ट, आप जाकर चेक कर लीजिए। अब कहेंगे RSN सिंह पोलराइज कर रहा है। RSN सिंह हकीकत बता रहा है। अगर मान लीजिए, मैंने एक डिबेट देख रहा था एक चैनल पे, तो एक व्यक्ति ने कहा कि आप जो बंगाल में हो रहा है उसको आप दिखाइए ना, कम से कम ये क्या, कम से कम लोग जाने तो कि असलियत क्या है। जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि कौन ये अपराधी तत्व हैं, इनकी मानसिकता क्या है, ये क्या पाकिस्तान का दौरा किस लिए किए थे? क्या वो पोलराइजेशन के लिए नहीं किए थे? वो एक सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज से, वो गोधरा का रेल मंत्री, जो चीफ मिनिस्टर उस समय रेल मंत्री थे, हाँ,
नाम नहीं लेना चाहता हूं कि उन्होंने नहीं करवाया था, और उसने क्या किया था। मैं पोलराइजेशन का ये बात नहीं थी कि आप जब तक उस आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि भाई समस्या क्या है, और उसके लिए ये इस तरह का अगर आपका, तो फिर अगले रमजान में भी होगा। अगले रमजान में तो पहचान होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, एक और बात बताइए, आपको क्या हंसी आती है अगर किसी प्रदेश की मुख्यमंत्री ये कहती हुई नजर आती हैं कि हमें अपने माइनॉरिटी का, मुसलमान वर्ग का हमें सुरक्षा करना है, लेकिन दंगा हम लोगों ने देखा कि कहाँ से शुरू हुआ, तो क्या आपको ये हास्यास्पद लगता है क्या? देखिए, एक तो एक मुख्यमंत्री को, बंगाल के मुख्यमंत्री को एक बात का जवाब देना चाहिए जी। अब आप पोलराइजेशन की बात कर रही हैं, ये बताइए कि समन्वय कहाँ है, वेयर इज द मीटिंग पॉइंट? जी। एक हिंदू बंगाली और एक मुस्लिम बंगाली में वेस्ट बंगाल में कहाँ मीटिंग पॉइंट? अगर कल्चर की बात आप करें, संस्कृति, एक साझा संस्कृति की, तो फिर बांग्लादेश का कोई रहने का कोई मतलब उसका कोई वजूद ही नहीं रह जाता है। फिर बांग्लादेश क्यों? अगर बंगाली कल्चर सब चीज़ को सबस्यूम करता है तो बांग्लादेश का कोई मतलब नहीं हो जाता है। अब जो लोग हिंदुस्तान में रहेंगे वो क्या हैं? वो मुसलमान हैं कि बंगाली हैं? और अगर बंगाली हैं तो मेरे विश्लेषण में वो इसलिए बंगाल में उन्होंने रहने का चयन किया क्योंकि उनको अपने हिंदू पूर्वजों पे उनको आस्था थी, वो उधर नहीं जाना चाहते थे। जी। तो यहां पर तो रेडिकलाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इस सवाल का जब तक जवाब नहीं मिलेगा कि वो बंगाली हैं पहले, कि मुसलमान हैं, कि ये भारतीय हैं, कि क्या है, ये उनको तो बताना पड़ेगा। ये नहीं तो इसको आप जो मर्जी आप कह लें, आप तो कुरान को नहीं बदल सकते ना, आप मजहब को नहीं बदल सकते ना, आप तो ये नहीं कह सकते कि मैं गलत बोल रहा हूं कि बैटल ऑफ बदर है। बैटल ऑफ बदर में क्या हुआ था? लूट के लिए की गई थी। कुरैश ट्राइब की एक बहुत बड़ी कारवां आ रही थी, बहुत सारे, उसको वो लूटने के लिए हुई थी। अब ये रमजान, बैटल ऑफ बदर, हमारा ये क्या बोलते हैं, ये रामनवमी, उनका रमजान। अब दोनों के स्वरूप में कितना फर्क है। एक कारवां लूटने के लिए हुआ था, बैटल ऑफ बदर, और दूसरा, मैं तो हमेशा कहता हूं इस बात को कि हाइपोथेटिकली अगर भगवान राम, अगर आपको पता चले कि लंका से ढेर सारा सोना ले आए, पुष्पक उसमें सब लूट पाट के, क्या आप उसको भगवान मानेंगे? मैं तो नहीं मानूंगा। तो यहीं पे ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, यहीं पे हमारा, और इसका कहीं मीटिंग पॉइंट है ही नहीं। दिस इज व्हाट इज सिविलाइजेशन क्लैश। जितना जल्दी इसको एहसास कर लीजिए उतना आपको अच्छा होगा, और आपको नीतियां बनाने में आपको लाभदायक होगा। आप कह रहे हैं कि पत्थरबाजी क्यों करते हैं? हज के समय का एक सबसे बड़ा वो होता है कि वो 3 पिलर्स बनाए हुए हैं, ठीक है ना। जब आप उसका परिक्रमा करते हैं तो आके उसको मारते हैं, और सबको शायद 70 वो पत्थर दिए जाते हैं। अच्छा। ठीक है ना। तो वो उस पे मारते हैं कि ये शैतान है, ये शैतान है, इस पर पत्थर मारो, ठीक है। तो वो उनका वो रिवाज है। तो वो उनके कहीं मनोदशा में ये चीज उनके जहन में आ गई है कि वो शैतान है। तो वो जो रामनवमी वाला है वो भी, उसको भी वो शैतान की नजर से देखते हैं, ठीक है। पत्थर चलाते हैं जी, पेट्रोल पंप, जी 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 जी। ये पत्थर, उपाय क्या है इन लोगों का जो ऐसे शांति से अपना, जब रामनवमी की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, आप पत्थर चला देंगे, आप पेट्रोल पंप मार देंगे, उपाय क्या है? नहीं, अगर आप हमसे उपाय पूछते हैं, एक बात बताऊं मैं, आप तो पत्रकार हैं, बहुत लोगों के बीच में जाती हैं। आप तमाम जो मुसलमान हैं,
उनसे आप पूछ के आइए कि क्या वो उनकी गज़वाए हिंद में आस्था है। अगर वो ये कहते हैं कि उनकी आस्था नहीं है तो शायद मेरी सोच बदल जाए, लेकिन मैंने तो इतने टेलीविज़न चैनल पे 10-15 साल हो गए उनकी वो, क्योंकि इट इज़ एंजॉइंड बाय द इस्लामिक स्क्रिप्चर्स, गज़वाए हिंद। तो आपने जो सल्यूशन पूछा, तो दुनिया में गज़वाए हिंद है, गज़वाए ब्रिटेन नहीं है, गज़वाए स्पेन नहीं है, गज़वाए चाइना नहीं है, गज़वाए रशिया नहीं है। तो अगर गज़वाए हिंद है तो फिर क्या गज़वाए इस्लाम यहाँ से नहीं शुरू होनी चाहिए? ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं चैनल पे हमारे, गज़वाए इस्लाम। बिल्कुल बिल्कुल। गज़वाए इस्लाम का मतलब मेरा वो मार काट वो नहीं है, आइडियोलॉजिकली उसको रोल बैक करना। आइडियोलॉजिकली रोल बैक करना वो किसका, ये जब मैं कहता हूं कि या तो इसकी भर्त्सना करें, आप भर्त्सना करवा लीजिए इनसे, ममता बनर्जी करवा ले, कोई करवा ले कि ये हम नहीं मानते गज़वाए हिंद हमारा है, भारत हमारा है, भारत माँ हमारी है, आप इनसे कहवा दीजिए। ये तो भारत माता की जय नहीं बोलते सर। वो मैं वही तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर गज़वाए हिंद है जिस पे वो विश्वास करते हैं, जो उनके मजहब का एक हिस्सा है, तो फिर अगर गज़वाए हिंद है तो उसका फिर जवाब तो हम ही को भाई, उसका जवाब तो गज़वाए इस्लामी हो सकता है ना। और इसीलिए इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में गज़वाए हिंद है, क्योंकि वो जानते थे कि अगर कहीं से गज़वाए इस्लाम हो सकता है तो वो हिंदुस्तान की धरती से हो सकता है। यही इसका कारण है। लेकिन मेरा गज़वाए इस्लाम से वो वाला जो आप जो स्वरूप गज़वाए हिंद का है ना, कि मार काट, ये वो काट दो, फेंक दो, पत्थर फेंको, उससे नहीं है। आइडियोलॉजिकली, आइडियोलॉजिकल बैटल। और मुझे बहुत ये है कि अब तो कम से कम लोग बात तो कर रहे हैं ना। और सबसे बड़ी चीज है कि मैंने आरएसएन सिंह ने कुछ बोला नहीं, एक दूसरे व्यक्ति ने कुछ बोला नहीं, आजकल सीधे आप जाओ और आप चेक कर लो 3-4 सोर्सेस से कि क्या आरएसएन सिंह सही बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था। तो इसलिए बदलाव आ रहा है और जरूरी भी है। सर आप भी बिहार से रहने वाले, कहाँ के हैं बिहार से? मैं पटना का रहने वाला हूँ। पटना के रहने वाले हैं। इफ्तार पार्टी हुई सर, मैं चाहती हूँ कि आप उस पर बोलिए कि आपको कैसा लगा। आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, भाईचारे का संदेश जो है वो मंच से दे रहे हैं। काफिर इस्लामिक स्क्रिप्चर्स के अनुसार काफिर का ये इफ्तार पार्टी में होना ये गैर इस्लामी है, पहली बात। दूसरी बार कि आपने वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री को आपने एक बार देखा था नमाज पढ़ते हुए, ठीक है, वो भी गैर इस्लामी है, ठीक है। एक काफिर नमाज नहीं पढ़ सकता है। वो तो हिंदू है ना सर, वो तो गैर इस्लामी है ही। वो नहीं, वो काफिर है ना, वो तो काफिर है ना, वो काफिर है वो। शी इज नॉट, शी इज अ काफिर, शी इज अ नॉन मुस्लिम, शी इज अ नॉन बिलीवर, क्योंकि इस्लाम में तो अभी कन्वर्ट नहीं हुई है वो, ठीक है। और एक किताब है इनकी आचार्य कृपलानी की, थॉट्स ऑन गांधी करके ऐसे, उसमें एक बड़ा अच्छा वर्णन किया उन्होंने। और 2 चीजें मैं आपको सुनाऊंगा, ये बताऊंगा ताकि इशारों में बात हो जाए। हाँ नहीं, नोआ खाली में गांधी जी गए वहाँ पे और प्रार्थना सभाएं करते थे। तो उन्होंने कुछ हिंदुओं को अपने साथ, उनके औरत भी थे, तो उनको कहते थे कि प्रार्थना सभा में कुरान के भी कुछ वो आयतें पढ़ो। अच्छा। तो मुसलमान एक 2 दिन के बाद मुसलमानों ने ऑब्जेक्ट कर दिया कि काफिर आयतें नहीं पढ़ सकता है कुरान की। दूसरी आपको कहानी, ये आचार्य कृपलानी की किताब है, ठीक है ना। जब गांधी साउथ अफ्रीका में थे तो आपको मालूम है टॉल्स्टॉय फॉर्म उन्होंने बनाया था। तो वहाँ पर उनको एक जिज्ञासा हुई कि मुझे सारे धर्म मजहबी ग्रंथ पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने सारा कुछ इकट्ठा किया, सारे दुनिया के जितने बाइबल, कुरान, ये वो सब ये। तो वो अपने मेज़
अपने बिस्तरे के बगल में मेज़ पे वो रखा हुआ था स्टैक करके, तो एक उनके बड़े घनिष्ठ मित्र आए, मुसलमान थे, वो आग बबूला हो गए। कोई क्या हुआ? कहते ये आप कुरान की कैसी तौहीनी कर रहे हो ये सारे ग्रंथों के साथ रख के। तो फिर गांधी ने पूछा कि क्या करना चाहिए, तो बोला नहीं इसको अलग रखिए, इसको एक दूसरे थैले में ये करके आदर पूर्वक इसको एक खूंटी के साथ इसको टांग दीजिए, इसको आदर पूर्वक। या आप ये नहीं कर सकते हैं दूसरे ग्रंथों से इसको मिला के आप तौहीनी कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ें, ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये इफ्तार पार्टी ये गैर इस्लामी है, एक काफिर का नमाज पढ़ना गैर इस्लामी है, ठीक है। सर ये तो इस्लाम की तरफ से हुआ ना, मैं आपके उससे पूछ रही हूँ कि आपको कैसा लगा मुख्यमंत्री जी जाके इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, जहाँ पे अब कहा जाता है कि हिंदू जो वोटर्स हैं वो तय करेंगे कि क्या होने वाला है क्या नहीं। इफ्तार पार्टी तो पॉलिटिकल, ये दीज आर पॉलिटिकल फंक्शंस। तो खत्म हो गया ना, दिल्ली में तो खत्म हो गया, बिहार में भी चल रहा है। हाँ दिल्ली में खत्म हो गया, वो चला रहे हैं। लेकिन वो इफ्तार पार्टी होते होते अब वो वैसे भी उधर आ गया, हाँ वो पॉलिटिकल इफ्तार कर रहा है अपना, वो और कोई आ जाएगा वहाँ पे, हाँ। लेकिन इतना मैं जरूर आपको बता देता हूँ कि यूं ही कोई पाकिस्तान नहीं जाता। आप इशारों में बात समझ जाइए। यूं ही कोई इशरत जहां को बिहार की बेटी नहीं कहता। यूं ही नरेंद्र मोदी के का जो आगमन हुआ था, वो जो भाषण हुआ था 2013 में, यूं ही ऊपर हमला नहीं होता, ठीक है ना। सबके पीछे एक कारण होता है, सबके पीछे कारण है, सबके पीछे एक लक्ष्य है, सबके पीछे एक षड्यंत्र है। बिहार में योगी मॉडल की कितनी जरूरत है सर? नहीं मैं उसमें नहीं क्योंकि जानता। सर ये एक मैंने ये भी चीज देखा कि हर जगह से दंगे की खबर आई, लेकिन यूपी एक ऐसा स्टेट जहाँ पे मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, लेकिन वहां पे एक छुटपुट घटना भी नजर नहीं आता है, छुटपुट घटना भी नहीं सर। तो बिहार, क्योंकि मैं भी बिहार के रहने वाली हूँ, तो चाहिए मुझे भी ऐसा बिहार चाहिए कि मतलब वहाँ पे भी कुछ ऐसा दंगा ना हो, मुख्यमंत्री सबकी बराबर की बात करें, एक किसी समुदाय की मतलब उसमें बात ना करें, सॉफ्ट स्पोकन होके ना बात करें। आपके चाहने से क्या होता है कि दंगे ना हो? कोई एक ये जो कहते हैं ना लोग, कोई एक आप इतिहास में वक्फा बता दीजिए कि जिस दशक में हिंदू मुस्लिम के दंगे ना हुए हों। कोई एक 15वीं शताब्दी 16वीं से शताब्दी किसी उसमें आप बता दीजिए, आप अंग्रेजों के राज में, उसके बाद आप कोई एक वक्फा बता दीजिए कि बड़ा मैत्रीपूर्ण था, वो होली में वो जाते थे, हम उनके यहाँ जाते थे, वो आपका निजी मामला है। जी बिल्कुल, वो निजी मामला है, उससे हमारे दोस्त हैं, हम तो कभी जानते ही नहीं थे कि हम क्या होता है, ठीक है ना। वो सब एक अलग बात है, वो आपका पर्सनल है। लेकिन जहाँ तक अगर कहीं यूपी में नहीं हुआ, जो कि बहुत सेंसिटिव है, तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन मजबूत है वहाँ पे, एक पॉलिटिकल मैसेजिंग वो बहुत स्ट्रांग है। और मैं एक और बात बता दूं, पाकिस्तान की बात करें ना कि पाकिस्तान क्यों जाते हैं, पाकिस्तान इज नॉट ए टेरिटरी, पाकिस्तान इज एन आइडिया। ये जान लीजिए आप, पाकिस्तान अंदर भी उतना ही जीवित है, वहां से ज्यादा जीवित है भारत में। पाकिस्तान इज एन आइडिया। 1946 के इलेक्शंस में 86% मुस्लिम्स वोटेड फॉर पाकिस्तान, इंक्लूडिंग बिहार एंड यूपी, ठीक है ना। वो पूरा रिजल्ट का वो देख लीजिएगा। वो तो वहाँ गया नहीं, तो वो जो उनके जहन का पाकिस्तान था वो मरा नहीं है, अभी भी जिंदा है। और कहीं ना कहीं इसीलिए समाज नेता लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, वो नेता लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो अंदर का जो पाकिस्तान जो है ना, दिस पाकिस्तान इज एन आइडिया। अरे ये तो मैडम, ये तो शुक्र करो कि वो मैं तो हमेशा कहता हूं कि देश का बंटवारा हुआ, हमको एक खंडित, हमको काशी मिला,
ठीक है ना, और उन्होंने कहा हम नया काबा बनाएंगे, है ना मैडम। तो आज देखिए कि काबा, वो नया काबा कहाँ है और काशी कहाँ है, ठीक है ना, है। अगर मान लीजिए कि वो बड़े उन्नत अगर वो मुल्क होता, आपको ये जीने नहीं देते। वो कहते कि देखो ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, हम देखो हमने अल्लाह ताला के नाम पे हमने मुल्क मांगा, हम कहाँ से पहुंच गए। ये तो अब इनकी बोलती थोड़ी बंद है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि वो बिल्कुल धरातल पे, वही तो कह रहा हूं कि हमको तो बिल्कुल खंडित काशी मिला था, तो और काशी कहाँ है, और देखिए वो नया काबा का क्या हाल है, कटोरा लेके घूम रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी तमाम सारी बातें और नए नए फैक्ट्स हम लोगों के बीच रखने के लिए। धन्यवाद।